सोक्रेटिस वॉज गे और मोस्ट लाइकली गे, और ये एक बहुत रिनाउंड उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी लगाई भी गई, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे भी। और इल्ज़ाम ये था कि एल्किबियाडीज़ करके उनके एक डिसाइपल थे, उनके साथ इनके संबंध थे, विच वॉज सेक्शुअल इंटरेक्शन विद एल्किबियाडीज़। अब उस टाइम ना ग्रीस में लोगों के रिलेशनशिप चलते थे, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी होते थे, एंड इट वाज नॉट ऑफ जो आज की जनरेशन में देखा जाता है रिलेशनशिप सिर्फ एक फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होता है, बट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी था। तो कहा यह जाता है कि वन ऑफ द पीपल जिन्होंने एलिगेशन लगाया था सोक्रेटिस के ऊपर कि ही इज़ करप्टिंग द यूथ, उसमें से एक एल्किबियाडीज़ के शायद फादर फिगर भी थे या फादर थे, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये मेरे बेटे के साथ ही संबंध सेक्सुअल इंटरेक्शन करता है। अब क्या है उस टाइम पे अभी सुनोगे तो भाई बहुत ज़्यादा लगेगा सुन के, यार सोक्रेटिस जैसा इतना बड़ा फिलोसफर ये सब चीज़ों में पढ़ता है, बट सोक्रेटिस कंसिडर्ड एल्किबियाडीज़ एंड अदर यंग मैन एज बिलवेड। एंड उस वक्त ये जो रिलेशनशिप था वो चलता था बिटवीन फेलो फिलोसफर्स जो गुरुज होते थे एंड बिटवीन जो भी स्टूडेंट्स रहते थे। अब इसका अगर हमें एविडेंस देखना है तो प्लेटो की सिम्पोजियम में मिल जाएगा। और मैं बहुत हल्की आवाज़ में बहुत अलग टोन में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है नॉट टू स्पीक एट ऑल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, बट वीडियोस तो बनाने हैं, तो मैं हल्की टोन में हल्के से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, क्योंकि इतने वीडियोस बनाए इस दौरान लोग बोलते हैं ना क्या सैक्रिफाइसेस जाते हैं, ये जाते हैं। मेरे लैरिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से स्ट्रेन हो रहा है मेरे मसल्स में, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़ नाउ। सिम्पोजियम में इसकी एक झलक मिल जाएगी आपको कि किस तरीके से प्लेटो ने लिखा हुआ है कि एक ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप था सुकरात, सोक्रेटिस और उनके डिसाइपल्स के बीच में। और उस टाइम पे ग्रीस में यंगर मैन, ओल्डर मैन, जिनको गुरु फादर फिगर की तरह देखा जाता था, गुरु देखा जाता था, एक यौन संबंध आप कह सकते हैं वहाँ पे चलता रहता था, पर्टिकुलरली विद यंग मैन। तो वहाँ पे उस टाइम पे एस्थेटिक्स का मीनिंग ही अलग था। अब आज की डेट में लेट से कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कहेगा कि भाई लड़के को लड़की चाहिए और लड़की को लड़का चाहिए, क्योंकि लड़के को लड़की खूबसूरत लगेगी, लड़की को लड़का खूबसूरत लगेगा या हैंडसम लगेगा। उस वक्त एस्थेटिक्स का मीनिंग ही टोटली डिफरेंट था। इट वॉज मोर अबाउट एस्थेटिक्स इन जनरल, सब में एस्थेटिक्स, खूबसूरती, चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो। अब प्लेटो की राइटिंग में ही सबसे ज़्यादा हम ये बता सकते हैं, जो प्लेटो के डायलॉग्स थे, कि ये झलक देखने को मिल जाती है ना सिर्फ सोक्रेटिस में बट उस टाइम के मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स में, बट सोक्रेटिस में कुछ ज़्यादा ही थी। एक तो स्पिरिचुअल एफेक्शन था टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, जो कि वो सिखाते थे, बताते थे कैसे वार्तालाप करना है, कैसे बातचीत करनी है, बट देयर वाज दिस हिंट या पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल एफेक्शन, जिसमें एक एरोटिक रिलेशनशिप अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ सोक्रेटिस का रहता था, तो उसकी झलक देखने को मिली जाती है। अब एक कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे और जो अभी भी स्कॉलर्स पढ़ते हैं, विच इज़ प्लेटोनिक लव, कि भैया अगर प्यार है तो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर प्यार है तो वो एक एफेक्शन है, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है, बट अगर बैठ के उसको फाड़ो, उसके धागे अलग करो, तीतर बीतर करो, तो ये समझ में आता है कि भाई देर इज़ अ हिंट ऑफ इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन नो डाउट, बट एक फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन द डिसाइपल एंड द जो भी तुम्हारा गुरु होता था। तो वो आपको प्लेटोनिक लव में देखने को थोड़ी सी मिल जाएगी। एंशिएंट ग्रीक्स ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे एफ्रोडीसिया करके। अब एफ्रोडीसिया का सही मायनों में मैं मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है कि भाई साहब आपको एक लव भी है और अट्रैक्शन भी है, नॉट इन अ फिज़िकल सेंस, या आज की डेट पे जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम समझाने की कोशिश करते हैं मेन और वेमेन का, वो नहीं, बट काइंड ऑफ एक डिज़ायर इंटेलेक्चुअली टूवर्ड्स समवन एल्स। दैट पर्सन कुड बी मेल, दैट पर्सन कुड बी फीमेल। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि इस एक चीज़ से हम सोक्रेटिस की कहीं भी बातों को नहीं निगलेक्ट कर सकते, क्योंकि इतना महान दार्शनिक और फिलोसफर था। उस टाइम पे उनके कहने का जो मीनिंग था, उस टाइम पे जो समझने का मीनिंग था, वो काफ़ी अलग था। सेम सेक्स अट्रैक्शन किस तरीके से मैनिफेस्ट होता था वो बहुत अलग था, तो उसके बेसिस पे उनको जज नहीं किया जा सकता। विल नॉट पास एनी पर्टिकुलर जजमेंट्स, बट पॉइंट टू बी मेड इज़ कि हाँ, लव का ट्रांसेंडेंटल मीनिंग, लव और अफेक्शन किस हद तक जा सकता है, वो सोक्रेटिस ने ज़रूर बाखूबी दिखाया।
इस चैनल पे फिलोसफर्स की बात हो, फ्रीडरिक नीचा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ्रीडरिक नीचा फेमस है अपनी फ़िलासफ़ीज़ के लिए, बट एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, दो चीज़ के लिए। पहली चीज़ के लिए बात अभी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला ही वॉज इनटू प्रोस्टिट्यूशन, मतलब खुद ही वॉज नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, बट कहते हैं कि लॉस हिज वर्जिनिटी टू अ प्रोस्टिट्यूट, जिसकी वजह से उनको सिफिलिस हो गया था। 20 साल की उम्र में ही लॉस्ट हिज वर्जिनिटी, और गए थे किसी ब्रॉथल में गए थे। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे कुछ रेगुलेटेड नहीं होता, उनको सिफिलिस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड ये 19 सेंचुरी की बात है, 18-19 सेंचुरी, बुरी हालत रहती थी। एंड उस वजह से हिज करियर वॉज टोटली फक्ड अप। नंबर 1, ही बिकेम द यंगेस्ट प्रोफेसर इन बाजिल यूनिवर्सिटी। यंगेस्ट प्रोफेसर बने 24 साल की उम्र में, बट 30 साल की उम्र में इस वजह से जो STD हुआ था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुआ था, उस वजह से इनको अपना वो काम छोड़ना पड़ा। और ये जो विज़िट था ब्रॉथल का, जो उन्होंने किया था 20 साल की उम्र में, या उसके बाद सब्सिक्वेंट जो भी, बहुत उनके ऊपर भारी पड़ने वाले थे। और बाद में कहते हैं कि सिफिलिस की वजह से उनका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, उनकी हेल्थ डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। जो वो किताबें लिखते थे नीचे, क्योंकि क्या करते थे, शॉर्ट बर्स्ट में बहुत सारी लाइनें और बहुत सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करते थे। अगर तुम नीचे की किताबें पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो शॉर्ट एफोरिज्म्स में चीज़ें लिखते हैं, या शॉर्ट लाइनों में बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एक बार में वो लिख नहीं पाते थे बहुत कुछ। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू वो शॉर्ट स्पैन में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते थे। एक और इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि ही वॉज मिसोजिनिस्टिक। अगर तुम उनकी राइटिंग पढ़ोगे तो थोड़ा मिसोजिनी उसमें टपकेगी, दिखेगा, क्योंकि उनका रिलेशन उनकी माता श्री के साथ, उनकी बहन के साथ उतना अच्छा रहा नहीं था। लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा रिलेशन था, उसकी बहन ने उसको एंड में संभाला, उनको संभाला, लेकिन वो फॉर अल्टीरियर मीन्स के लिए संभाला था। और एट द एंड ऑफ हिज डेथ ऑल्सो, मतलब एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, नीचे की जो किताब थी विल टू पावर, उसको ट्वीक भी किया था उनकी जो बहन थी एलिजाबेथ ने। एलिजाबेथ था नाम था शायद, मैं भूल गया। नीचे की सिस्टर का नाम क्या था, चेक कर लेते हैं। हाँ, एलिजाबेथ उनका नाम था, सर्च करने के बाद हमें पता लगा। और इनका एक पहला रोमांटिक रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम ब्रॉथल, जो ये जाते थे अपने गम मिटाने के लिए कह सकते हैं, लू सलोम के साथ जो इनका रिलेशनशिप था। जिसने मूवी नहीं देखी है, व्हेन नीचा वेप्ट, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। व्हेन नीचा वेप्ट काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी एग्जैजरेटेड लगेगी, ऑब्वियसली एग्जैजरेशन है, बट उसमें नीचा की लाइफ दिखाई हुई है कि किस तरीके से ही फेल इन लव विद लू सलोम। बहुत ज़्यादा ही वॉज अट्रैक्टेड टू लू सलोम, इंटेलेक्चुअलिटी भी, विट्स भी, खूबसूरती भी, मैनी इंटेलेक्चुअल मैन वेर अट्रैक्टेड। और लू सलोम नहीं चाहती थी कि वो बंध जाए किसी मर्द के साथ, शादी नहीं करना चाहती थी ये वो। एंड उसमें शी रिजेक्टेड फ्रीडरिक नीचा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शन ही यूज टू राइट लेटर्स टू हर, बहुत ज़्यादा गलियाते हुए। तो उनकी जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन और आइसोलेशन, अकेलापन, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, रिजेक्शंस, कि भाई एक इंसान पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस में उसको बीमारी हो गई सिफिलिस जैसी, सो दैट पर्सन इज़ काइंड ऑफ ब्रोकन डाउन, टूट जाता है ऐसा इंसान, एंड नीचा वॉज वन ऑफ दोज। तो दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ नीचा, कह सकते हैं इन अ नटशेल। सो ही वॉज इन टू दिस कॉन्ट्रोवर्सी। और कॉन्ट्रोवर्सी जिसमें नीचा को डाला जाता है, वो कहा यह जाता है कि नीचा की वजह से द नाजी यूज टू, ये जो थर्ड राइख था, किल्ड जूस, ठीक है, यहूदी लोगों को मारा जाता था, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। हिटलर ने उसकी नीचा का जो कॉन्सेप्ट था ऊबरमैन सुपरमैन का, एंड विल टू पावर का, उसको घुमा के कुछ और ही बना दिया। नीचा का मतलब था ट्रांसेंडिंग द एवरेज मैन, हम जैसे मर्द जो एवरेज हैं उसको ट्रांसेंड करके एक बेटर मैन बनना, बट उसको रेस में बदल दिया था हिटलर ने। कि भाई नीचा कहना चाह रहा है कि रेस को ख़त्म कर दो, ये एवरेज रेस है, ज्यूज़ इज़ द एवरेज रेस, उससे ऊपर बढ़ना है, जो कि वेरियस रीजंस, उसके ऊपर हम कभी फ़िलासफ़ी ऑफ हिटलर पे अगर वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन, एक अच्छा 20-30 मिनट का, 40 मिनट का अच्छा सा विस्तार से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बेटर हो जाएगा ऑन द फिलॉसफी ऑफ एडोल्फ हिटलर और कैसे ट्वीक किया। तो वो जो ऊबरमैन सुपरमैन का कॉन्सेप्ट था वो इधर इम्पोज हो गया कि भाई ये तो नीचा ने ये करिए, इस तरीके से बकचोदी छेड़ी, और उस वजह से नीचा का नाम ख़राब हुआ। जो कि बाद में अगर नीचा खुद भी सुनते तो गाली बकते हिटलर को, और बाद में स्कॉलर्स ने ये क्लेम किया कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था, नीचा मेंट समथिंग एल्स, एंड इन्होंने कुछ और बनाने की कोशिश कर दी। और जहाँ एवरेज मैन की बात हुई, मैं अपने दूसरे चैनल की बात ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा एक और चैनल है फराज खान, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेन होम पेज में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, हाउ यू कैन बी अ हायर मैन अकॉर्डिंग टू दीज फिलोसफर्स ऑल्सो, क्या मैंने सीखा है, मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ा।
become a higher man to attract success, to attract women who stick by your side, women who support you. ऐसे कैसे ऊपर द 1% कैसे बन सकते हैं? तो उसके लिए यू कैन गो एंड फॉलो दैट चैनल. उसमें मैंने अच्छे से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे. इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सक्सेस के पीछे जाना चाहता है या सक्सेस हासिल करना चाहता है, पीछे ना भी जाओ, वांट टू क्रेव, डिज़ायर अंदर में है एक्सेलेंस की, पैसा कमाने की, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनने की, इज्जत कमाने की, रिस्पेक्ट कमाने की, अ गुड वुमन बाय योर साइड, अ गुड मैन बाय योर साइड, पर से सबके लिए वो एप्लीकेबल है. यू कैन गो चेक दैट चैनल आउट. उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल होम पेज पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. एक और फिलोसोफर जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते थे बिकॉज ऑफ हिज कांड वॉज मार्टिन हाइडेगर. बहुत लोगों ने उनका नाम सुना नहीं होगा, लेकिन बहुत फेमस हुए थे अपने कांडों की वजह से. मार्टिन हाइडेगर वॉज अ फिनोमिनोलॉजिस्ट काइंड ऑफ. फिलोसोफर से अलग होता है फिनोमिनोलॉजिस्ट. और एक फिनोमिनोलॉजिस्ट का ये कहना है कि भाई साहब, हम पढ़ते हैं फिलॉसफी ऑफ एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली, मतलब जो एक्सपीरियंस हम ऑन अ डेली बेसिस कर रहे हैं, नॉट बेस्ड ऑन थ्योरीज, डॉगमाज या नोशन की सोसाइटी ने ये कहा, पहले ये कहा गया था, मेरे गांव में तो ये कहा जाता. नहीं, अभी जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से. तो उनका कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन वगैरह का, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. मैंने उनके ऊपर एक लेक्चर बहुत पहले वाइट बोर्ड लेक्चर जब मैं बनाया हुआ है, तो जाके देख सकते हो. अब क्या है, इन्होंने 1933 में नाज़ी पार्टी ज्वाइन कर ली थी भाई. यहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ. ये रेक्टर बने थे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेबर्ग में, और नाज़ी अलाइंड पॉलिटिक्स, नाज़ी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना, स्पीचेस देना, क्योंकि भाई फिलोसोफर थे, खूंखार स्पीचेस देने का भी काम इनका था. और जब एडोल्फ हिटलर चांसलर बन गया था जर्मनी का, तब तो समझ लो ही बिकेम वेरी पावरफुल, हिटलर ऑब्वियसली, और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत पावरफुल बनाया. अब फ्रेबर्ग यूनिवर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेडिस्टल होल्ड करती थी जर्मनी में. नाज़ी पार्टी का क्या मेन गोल था कि भाई जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी में, जो करिकुलम है, उसको हम नाज़ी आइडियोलॉजीज़ के साथ मिला दें. तो ये जो थे मार्टिन हाइडेगर, इनका गोल यही था. इनका गोल था कि नाज़ी आइडियोलॉजी को कैसे यूनिवर्सिटी करिकुलम में मिला के एक पढ़ाई का नॉर्मल रूप दिखा सकते हैं. अब वो बात अलग है कि ये जो है अपने डायरेक्टरशिप से 1934 में ही रिज़ाइंड ऑल टुगेदर कि भाई मेरे को नहीं करना, बट ही रिमेंड अ मेंबर. मार्टिन हाइडेगर नाज़ी पार्टी के मेंबर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 तक रहे थे. और जब वर्ल्ड वॉर 2 हो भी गई थी, नाज़ी रेवोल्यूशन ख़त्म हो भी गया था, इनसे डायरेक्ट सवाल भी पूछे गए थे कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इनको कुछ हुआ नहीं, इनके ऊपर एक आँच नहीं आई. ही वेंट हेयर एंड देयर, फ्रांस चले गए थे, कहाँ चले गए थे, इनको कभी भी एक ऊंचा दर्जा नहीं मिला किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ बिग प्रोफेसर. बट ही नेवर अपोलोजाइज्ड फॉर हिज इंटरेक्शन, फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन नाज़ी आइडियोलॉजीज एंड नाज़ी पार्टी ऑफ जर्मनी. अब क्या है कि धीरे धीरे ये विद टाइम अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से हटाने लग गए थे. जब नाज़ी रिजीम चल ही रहा था, इन्होंने क्योंकि देख लिया था, एक फिलोसोफर होता है, इंट्यूटिव होता है यार, वो देख लेता है कि कब किस चीज़ का डाउनफॉल होने वाला है, तो धीरे धीरे वो हटने लग गए थे. बट ये जो इनका एफिलिएशन था नाज़ी आइडियोलॉजीज़ के साथ, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में डाल दिया इनको, और इनकी लेगेसी बहुत डिस्ट्रॉय हुई. ही कुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ या ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ 19th and 20th सेंचुरी. बट कोई बात नहीं, वो लेगेसी डिस्ट्रॉय हो गई. स्कॉलर्स आज भी डिबेट करते हैं इनकी लेगेसी के ऊपर, और कैसे फ़िलासफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकती है फैशिस्ट आइडियोलॉजी से. फैशिज़म के ऊपर भी एक लेक्चर पेंडिंग है, फैशिज़म के ऊपर भी डालेंगे कि भाई फ़िलासफ़ी इतनी कमज़ोर है कि फैशिज़म जैसे कॉन्सेप्ट से ये इन्फ्लुएंस हो जाएगी. तो बात घूम फिर के पावर डायनामिक्स पे आ गई कि भाई साहब, पावर, पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकती है. तो ऑल इन ऑल ये 3 फिलोसफर्स मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था. ज़्यादा लंबा मैं लेक्चर बना नहीं सकता, ये भी मैंने तोड़ के बनाया है. तो होपफुली मेरा थ्रोट गेट्स वेल सून, बिकॉज दिस इज़ द ओनली एसेट दैट आई हैव. और अगर थिंग्स गेट वर्स, आई डोंट नो, मे बी मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट नो, मैं वीडियोस बनाना कंटिन्यू कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मैं दूँ. किसी को टिप्स पता है, कोई रियाज़ करता है, सिंगर है, रैपर है, जो भी हो, डू सजेस्ट मी क्या किया जा सकता है थ्रोट में. डॉक्टर तो लंबी चौड़ी चीज़ें बताता है, एंडोस्कोपी करवाओ और ये करवाओ, वो करवाओ, ये चीज़ हटवाओ, वो चीज़ हटवाओ, क्या कैंसर पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट करो, और अल्सर पॉसिबिलिटीज़ मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, बिकॉज आई नो कि ये वोकल स्ट्रेन की वजह से वाई मेकिंग टू मच वीडियोज़. तो डू सजेस्ट मी. और
इस लेक्चर का मीनिंग ये नहीं था कि हम कीचड़ या लांछन उछाल रहे हैं फिलोसफर्स के ऊपर। ये लेक्चर का मतलब ये था, हर इंसान प्योर नहीं होता, चाहे वो कितना महान फिलोसफर क्यों ना हो। तो अगर तुम एक इंसान हो, जो कि ऑब्वियसली हो, कोई जानवर नहीं देख रहा होगा ये वीडियो, और तुम वीडियो देख रहे हो, तुम ऐसे लोगों को अपना आइडल समझते हो हु यू थिंक आर वेरी प्योर, प्योर बाय हार्ट, प्योर, जिनको तुम्हारी थ्योरीज में, किताबों में प्योर दिखाया गया है। हर इंसान इतना प्योर होता नहीं है, हर इंसान की डार्क साइड होती है, हर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की डार्क साइड होती है, हर फिक्शनल कैरेक्टर की डार्क साइड होती है, हर रियल लाइफ कैरेक्टर की डार्क साइड होती है। तो डोंट टेक बाय द ग्रेन ऑफ इट। सिक्के का जो होता है ना, सिक्के का दो फेस होते हैं, हेड एंड टेल्स, तभी वो सिक्का काम करता है, वरना वो बेकार खोटा सिक्का है। से अगर दोनों तरफ हेड्स होगा, टेल्स टेल्स होगा। जो बुरा है उस बुराई में अच्छाई भी है, जो अच्छा है उसका डार्कर साइड भी है। तो दुनिया ऐसी है कि बुरे लोगों की अच्छाई नहीं दिखाना चाहती, और अच्छे अगर बन गए तो तुम्हारी बुराई नहीं दिखाना चाहती है, उसकी बुराई नहीं दिखाना चाहती। तो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड फकिंग वर्क्स। बट आवर जॉब इज़ टू पुट फॉरवर्ड फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज इन द मोस्ट अनबायस्ड फॉर्मेट एज पॉसिबल। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। अगर यू हैव नॉट साइंड इन टू द मास्टर क्लास, यू गो साइन इन। मास्टर क्लास में बहुत डायनामिक एलिमेंट्स भी ऐड होने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली लाइव स्ट्रीम्स आएंगी, पर्टिकुलरली फॉर लाइव स्ट्रीम वाले लोग, मतलब मास्टर क्लास वाले लोग अलग से लाइव स्ट्रीम्स आएंगी। कम्युनिटी कोचिंग भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो गो रिजर्व योर स्पॉट, क्योंकि इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे। आई डोंट नो अभी जितना है, 8,000 9,000 भी हो सकता है जब वो चीज़ें लॉन्च हो जाएगी। तो गेट योर मास्टर क्लास टुडे।